नमस्कार दोस्तों। क्या किसान आतंकवादी हैं? क्या किसान हमारे लोगों का पेट नहीं पालते हैं? क्या किसान मुनाफाखोर हैं? क्या किसान लुटेरे हैं? और क्या किसानों ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है? किसानों ने आखिर अपराध क्या किया है? आज सवाल ये है कि राहुल गांधी जब आदिवासियों के हकों की बात करते हैं, किसानों के हकों की बात करते हैं, मजदूरों के हकों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों के हकों की बात करते हैं, इस देश के हर गरीब बेसहारा के हकों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, तो क्या गुनाह करते हैं? वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, वो सबको मिलजुल के रहना सिखाने की बात करते हैं, वो धर्म जात के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है उसे रोकने की बात करते हैं, तो क्या गुनाह करते हैं? क्या इस देश को बनाना अपराध था? क्या इस देश के लोगों को रोजगार देना अपराध था? या क्या इस देश के लोगों के हकों के लिए लड़ना अपराध है? आज ये सारे सवाल खड़े और इन सवालों की वजह यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार हर किसी का हक मार लेना चाहती है। चाहे कर्मचारी हो उसका हक मारती है, चाहे रोजगार के लिए आने वाला श्रमिक हो उसके हक मारती है, युवाओं के हक मारती है और हक मारती है उस हर वर्ग के जिसे हक की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि क्या आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए? आज किसान इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि उनसे जो वायदे किए गए उन्हें पूरा कर दीजिए साहब। और ये वायदे किसी और ने नहीं, पूरे 1 साल तक दिल्ली बॉर्डर पर पड़े रहे, अपने पैसे से, अपने सर्दी गर्मी बरसात सब झेली। उसके बाद सरकार ने जो जबरदस्ती तथाकथित कृषि सुधार बिल जो लाई थी, कानून लाई थी, उन कानूनों के जरिए उनकी जमीनें तमाम पूंजीपतियों को सौंपने की कोशिश की थी, एग्रीकल्चर का पूरा व्यापार उनको सौंपने की कोशिश की थी, उसे रोकने की बात थी और उसकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब से चले किसान, उसके बाद दक्षिण से आए किसान, उत्तर से आए किसान, पूरब से आए किसान, हर दिशा से आए किसान वहां पहुंचे, कुछ ज्यादा कुछ कम। हरियाणा और पंजाब के किसानों ने उसे लीड किया था, राजस्थान से भी आए थे, मध्य प्रदेश से भी आए थे, छत्तीसगढ़ से भी आए थे, उत्तर प्रदेश से भी आए और वो लड़ते रहे। लड़ते लड़ते 750 किसानों ने वहां जान दे दी। उन शहीद किसानों के शहादत पे जब एक श्रद्धांजलि देने की बारी आती है तो नरेंद्र मोदी सरकार को शर्म आती है नरेंद्र मोदी सरकार को उस वक्त जब उनसे किए गए वादों की पूरा करने की वो मांग करते, उन वादों को तो पूरा नहीं करते। कहते हैं हमने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया, इसलिए आप खुश हो जाइए। आप इसलिए खुश हो जाइए कि पिछड़ों के नेता कर्पूरी ठाकुर को हमने भारत रत्न दे दिया। आप खुश हो जाइए कि MS स्वामीनाथन को हमने भारत रत्न दे दिया और हमने भारत रत्न दे दिया उन पूंजीपतियों की को भारत में खुली छूट देने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, हमने भारत रत्न दे दिया उन लाल कृष्ण आडवाणी को जिन्होंने नफरत फैलाकर इस देश में हजारों हजार लोगों की हत्याओं का अपने सिर पर बीड़ा उठाया था। इसकी उपलब्धि बताते हैं और जब इसकी उपलब्धि बताते हैं तो किसान कहते हैं हमारे MS जो स्वामीनाथन ने जो रिपोर्ट लागू की थी, जो लाए थे, उस आयोग की रिपोर्ट मान लीजिए, हमें कुछ नहीं, यही सबसे बड़ी उनको श्रद्धांजलि होगी, यही सबसे बड़ा सम्मान होगा।
आप चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बजाय हमें उन वायदों को पूरा कर दीजिए, किसानों का हित कर दीजिए जिनकी वो लड़ाई लड़ते रहे। तो साहब उस पर कुछ नहीं। आप वह पूंजी जो पूंजीपतियों के पास आई है उससे कुछ हिस्सा किसानों को दे दीजिए, उनके वेलफेयर पे दे दीजिए, तब सच्ची श्रद्धांजलि होगी नरसिम्हा राव को। उस पर भी नहीं। और जब आपसे कहा जाता है उस गुजरात में जहां व्यापार का पूरा धंधा चलता है, उस गुजरात के नेता लाल कृष्ण आडवाणी की उन बातों को श्रद्धांजलि दे दीजिए इस रूप में कि जो वो कहते थे कि हक मिलना चाहिए, तो हक दे दीजिए ना। सिर्फ एक धर्म के, एक जात के लोगों का हक तो नहीं होता है, हक तो हर व्यक्ति का होता है। जब वो ये सवाल उठाते हैं और इसके लिए वो दिल्ली जाने की घोषणा करते हैं कि 13 फरवरी को हम दिल्ली जाएंगे, तो सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली बॉर्डर पर लोहे की कीलें ठुकवा देती है, जैसे आतंकवादी आने वाले, और लोहे की कीलें ठुकवा करके ऐसे बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा के और लोहे के पत्थरों के सबके बैरिकेड्स लगा के उन्हें रोकने का काम होता है। अपने देश की राजधानी में प्रदर्शन करने हम नहीं जा सकते। क्या नरेंद्र मोदी सरकार के पहले ऐसा कभी हुआ था? सवाल ही आता है। लोग कहेंगे क्या पहले ऐसा नहीं होता था? नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। तब हर व्यक्ति को जाने का अधिकार होता था। लोग जाते थे कहीं जंतर मंतर पे, कहीं रामलीला ग्राउंड पे, कहीं जहां मन करता था वहां प्रोटेस्ट करते थे, और उस प्रोटेस्ट को लोग देखते थे। और ये प्रोटेस्ट कोई एक चीज नहीं है, यह स्थिति है। इसी तरीके से अंबाला और पंजाब के बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर कीलें लगा दी गई। वहां पर जो है सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड्स रख दिए गए, जिससे लोग जो है किसान उधर से आ ना सके, वो रास्ता रोक दिया गया। इसके अलावा दूसरे और रास्ते रोके जा रहे हैं। तो चारों तरफ से दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर रास्ते रोके जा रहे हैं। हरियाणा पंजाब के गांव में पुलिस जाकर के धमका रही है कि दिल्ली मत जाना 13 तारीख, यदि आप निकले तो आपके ट्रैक्टर, आपके बाकी चीजें ध्वस्त कर दी जाएंगी, जब्त कर ली जाएंगी, और न जाने क्या क्या, बुलडोजर चलेगा उनके घरों पर। साहब इस तरह से ऐलान हो रहा हो तो आप सोचिए। तो सवाल उठता है, क्या किसान आंदोलन पहली बार हो रहा है? इसके पहले हुआ नहीं? तमाम आंदोलन हुए। ये किसान आंदोलनों का इतिहास देखेंगे तो याद करिए 1859 में जब बंगाल में हुआ था यह आंदोलन, और बंगाल में किसान जो जमींदारों द्वारा शोषण हो रहा था, जिस तरीके से तमाम चीजें की जा रही थी, उनको परेशान किया जा रहा था, उस समय इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, किसानों के आंदोलन की। क्योंकि किसानों को भगवान की तरह देखा जाता है, अन्नदाता की तरह देखा जाता है। और उस वक्त तब एक जो अखबार था हरिश्चंद्र मुखर्जी का, उसने द हिंदू पैट्रियट, उसमें सब पहली बार उनकी खबर छपी थी और किसानों के हित में। इसके अलावा बंगाली लेखक और नाटककार दीनबंधु मित्रा ने इसको लेकर के नील दर्पण के नाम से एक नाटक खेला था। उस नाटक ने इतना प्रभावित किया, किसानों के दर्द को बयां किया था कि सरकार हिल गई और उसने इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया, इस नाटक पर प्रतिबंध लगा दिया। यह याद करिए, यह अंग्रेजी हुकूमत के समय की बात है। इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरीके से किया, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने दूसरा इसी तरीके से किए। फिर आपको याद होगा उसके बाद में 1860 में नील आयोग बनाना पड़ा था सरकार को, ब्रिटिश सरकार को, और उस सरकार ने कम से कम सुना था और वो आयोग बनाया था। कल्पना करिए, हमारी सरकार उन्हें जाने नहीं दे रही, और फिर इसे किसानों की जीत के तौर पे देखा गया था। ये 1860 की बात है। और इसके बाद में जिस तरीके से पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से में जमींदार गरीब किसानों का शोषण कर रहे थे, भूमि कर बढ़ा रहे थे, जबरन वसूली कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, इसके खिलाफ हुआ।
और इसको लेकर के भी बहुत कुछ हुआ। फिर 1873 में पटना में, जो पूर्वी बंगाल उस समय कहलाता था, बंगाल राज्य का हिस्सा होता था, तो पूर्वी पटना में जिस तरीके से यूसुफ शाही परगना में एक कृषि लीग का गठन किया गया, उसमें सुधार को लेकर के हुआ। फिर तमाम हड़तालें हुई, तमाम सारी चीजें आई, और उसके बाद में ये लड़ाई आगे बढ़ी। फिर 1885 में जब कांग्रेस बनी, तो कांग्रेस बनने के बाद में कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष हुआ करते थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त, इन सारे लोगों ने मिलकर के जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें इंडियन एसोसिएशन बनाई थी। और यह एसोसिएशन जो बनी, इसने एक क्रांतिकारी काम किया, और इसके कारण से सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को उनकी बातें माननी पड़ी। तो वह स्थिति थी। तो 1875 का आंदोलन हो, नील आंदोलन या और आंदोलन, आप याद करिए चंपारण का आंदोलन 1917 में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गए थे चंपारण, और सरकार को नील आयोग बनाना पड़ा था और गांधी जी को उसका सदस्य बनाना पड़ा। और उसके बाद में नील के किसानों को, जिनसे जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, उनको राहत मिली, उन्हें कीमत भी मिलना शुरू हुई, और बहुत सारी चीजें थी। उसके बाद आप याद करिए 1921 में जिस तरीके से हुआ वो आंदोलन, आप भूल जाएंगे क्या? आप जिस मतलब लगातार इस तरह के आंदोलन हुए, और जिस तरीके से सामाजिक बहिष्कार की पूरी सिस्टम बनाया गया, साहूकारों ने जिस तरीके से लूट मचाई और तमाम सारी चीज हुई। चंपारण के बाद में सत्याग्रह लगातार चले, खेड़ा सत्याग्रह, किसको नहीं याद है कि किस तरीके से गुजरात के खेड़ा में यह आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन में गांधी जी के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल लड़े थे किसानों के लिए, और उन्होंने इसको पूरा, और उसके बाद में तत्कालीन अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा था। याद करिए, ये कांग्रेस का वक्त था, लड़ाई लड़ रही थी कांग्रेस। और उसके बाद में मोपला विद्रोह हुआ 1921 में, और मोपला मालाबार का जो था, उसमें जिस तरह से जमींदार शोषण कर रहे थे, अधिकांश जमींदार हिंदू थे, मुस्लिम जो है किसान थे, मजदूर थे, उनका शोषण हो रहा था, उनकी महिलाओं के साथ वो दमन हो रहा था, और न जाने क्या क्या। तब महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मोपला सभाओं को संबोधित किया, और उस समय मोपला में तमाम इसको, तब ब्रिटिश सरकार ने इसे हिंदू मुस्लिम का रूप देने का काम किया, और उसने किस तरह इस आंदोलन को सांप्रदायिक रंग दे दिया था, याद करिए। इसके बाद में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन से बिल्कुल अलग हो गया। यह स्थिति है, तब भी साजिशें हुई, लेकिन उन साजिशों के बाद भी इसके जवाब निकले और अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने गुजरात में बारदोली जिले में भू राजस्व के नाम पर जो किया था, उसको कैसे भूला जा सकता है। और इस तरह से स्थिति थी। उसके बाद में आप देखिए, जब देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में जब उनके हक की बात आई और सब कुछ, 1857 में जिस तरीके से तमाम सारी चीजें हुई थी, और उसके बाद में देश की आजादी के बाद में, इसीलिए नेहरू ने देश आजाद होते ही किसानों के हितों और सबके लिए काम किया, उन्हें बढ़ाने का काम किया। और आप याद करिए 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ में पहली बार कांग्रेस पार्टी में किसानों के लिए एक अलग से कांग्रेस का एक सेल बनाया गया, और उस सेल से किसानों की समस्याओं को लेकर के सरकार से लड़ने के लिए पूरा किया गया, और उस पर काम हुआ। नतीजा यह हुआ, किसानों की स्थितियां सुधरना शुरू हुई। वो जो तमाम साहूकारों में फंसे हुए थे, उनको बचाने का काम शुरू हुआ। जब इंदिरा गांधी आई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कर्ज में फंसे किसानों के कर्ज माफ किए गए, और न जाने क्या क्या हुआ। आज की सरकार क्या करे? क्या किसानों का कर्ज माफ कर रही है? नहीं, पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर रही है। 25 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ कर देती। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बनाए पीएसयू से 24 लाख करोड़ रुपया कमाती है यह सरकार, मोदी सरकार,
और 25 लाख करोड़ उनके माफ कर देते। बैंकें दिवालिया हो रही और न जाने क्या क्या हो रहा है, लेकिन कोई सुध नहीं। और जब किसान से थोड़ा सा मांगता है, अपने हक का मांगता है और कहता है स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रहे हो, तो उनकी बात भी मान लो, तो उसको मानने को तैयार नहीं। आप याद करिए, उन्होंने 201 सिफारिशें की थी, जिनमें से 175 सिफारिशें कांग्रेस की सरकार ने 2014 तक लागू कर दिया था, और 25 जो नरेंद्र मोदी सरकार में हुई वो तब हुई जब उस समय जो की गई थी उनमें से आधी खत्म कर दी। यानी हम 25 देंगे और आपकी 50-60 खत्म कर देंगे, 70 खत्म कर देंगे। तो इस तरह की स्थिति, और जब यह स्थिति हो तो आप समझिए तो किसान क्यों नहीं कहेगा। वो अपनी बात कहने आना चाहता है, उससे रोका जाता है। इसी बात को लेकर राहुल गांधी भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उसके 5 थीम है। एक उसमें है किसान न्याय, क्योंकि उन्हें पता है किसानों के साथ अन्याय हुआ है। श्रमिक न्याय, क्योंकि कृषि से जुड़े श्रमिक भी हैं, दूसरी जगह कामगार है, फैक्ट्रियों में कामगार है, तमाम जगह है जिन्हें हक नहीं मिल रहा है, कोई सुरक्षा नहीं, कुछ नहीं, उनको कैसे दिया जाए। बेटियों के लिए, युवाओं के लिए उन्होंने युवा न्याय, क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। भारत 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की स्थिति झेल रहा है, और हालत यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी बेरोजगार आबादी भारत में है, भुखमरी में डाल दिया है देश को। और इसके बाद में सामाजिक न्याय की बात होती है। सामाजिक न्याय की बात हो रही है कि किस तरीके से समाज को जो तोड़ा गया है, बर्बाद किया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, उससे कैसे बचाया जाए और मोहब्बत की दुकान खोली जाए। ये हल्द्वानी में दंगे कराना, नूह में दंगे कराना, कहीं और दंगे कराना, चाहे राजस्थान हो या कहीं मध्य प्रदेश हो या कहीं आप आ जाइए मणिपुर हो, सब दंगे फसाद सब में झोंक दिया है देश को। उसे फिर से एक बात जोड़ना और मुख्यधारा में लाना, यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। कोई मीडिया में कोई बोल नहीं रहा है। सिरोही जिला है राजस्थान में, वहां पर 20 महिलाओं से एक साथ गैंग रेप होता है, कहीं खबर नहीं है, गोदी मीडिया कहीं दिखा नहीं रहा है, चरण चुंबक मीडिया, सिर्फ पीट लेते ये लोग, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। 20 महिलाओं से एक साथ गैंग रेप, जैसे महिलाओं का भोज चल रहा हो। अरे साहब, इसके बाद आवाज ना निकले तो फिर क्या कहेंगे। उस तरह की दशा आपने कर दी, और जब यह दशा हो तो चिंता होती है। इस दशा में देश को ला करके झोंक दिया है आपने, और इस दशा में हो तो उनके इंसाफ की लड़ाई कोई तो लड़ेगा। और जब राहुल गांधी लड़ते हैं तो उन पर आप व्यक्तिगत हमला करते हैं, उनको डराने की कोशिश करते हैं और सब कुछ करते हैं, हालांकि वो डरते नहीं है आपसे। तो यह बताता है कि इस देश का इतिहास है और किसानों के साथ सदैव कांग्रेस ही खड़ी हुई है। 1885 हो या आज हो, आज राहुल गांधी खड़े हैं, कल वो खड़े थे। राहुल गांधी ही थे जिन्होंने किसानों को उनकी जमीन का जो मुआवजा था वो दिलाने के लिए जो भूमि अधिग्रहण बिल लेकर के आए थे, कानून बनवाया था, आपने उसे तहस नहस कर दिया है। आपने किसानों को उनकी फसल का नहीं दे रहे हैं। ये वही किसान है जब कोरोना काल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था निगेटिव में चली गई थी, तब भारत में एक ही चीज पॉजिटिव थी, वो थी कृषि, और उसने भारत की अर्थव्यवस्था को बचाया था। उसने इस देश के करोड़ों लोगों का जीवन बचाया था, उनको भूख से मरने से बचाया। किसान तब भी खेत में लगा काम कर रहा था जब आप डरे हुए घरों में छिपे, और उनको आप कीले उनके लिए लगा रहे हैं। तो ये कीले सड़कों पर नहीं लगी हैं, ये कीले हमारी छाती पर गाड़ी गई, और ये कीले छाती पर गाड़ी गई हैं। जो धमकाया जा रहा है वो उन्हें नहीं धमकाया जा रहा है, हमें आपको धमकाया जा रहा है। जय जवान जय किसान का रेवाड़ी से नारा देकर के नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री पद की यात्रा, चुनाव प्रचार शुरू किया था, और
उन्होंने किसानों को भी रौंद दिया और जवानों को आज कहीं अग्निवीर बना दिए तो कहीं ये बना दिए। एक किसानों ने बड़ी भारी बात कही कि आज जब 90% विपक्ष बिक चुका हो, वो मोदी के इर्द गिर्द मंडरा रहा हो, तो उस स्थिति में लड़ाई कौन लड़ेगा? वो 10% राहुल गांधी या फिर हम लोग? तो हमें उनके साथ आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। तो ये बड़ी बात, इसलिए किसान फिर भी दम नहीं छोड़ रहा है और सरकार उनके दमन से पीछे नहीं हट रही है। आज वही अंग्रेजी हुकूमत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में थी वही हो गई, किसानों के साथ वही किया जा रहा है। तब किसान उबल रहा है और किसान उबला तो फिर सरकार की हालत बिगड़े। ये वक्त आ गया है। जय